हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवानी आर्ट क्लासेस पे, जहां इस समय कला सिलेक्शन सीरीज हम लेकर आ रहे हैं और यहां पर 20 क्वेश्चन आपको डेली मिल रहे हैं। तो ये 20 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के भी इस क्लास में हम देखने वाले हैं। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। साथ में आप अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, इनमें से संयुक्त राष्ट्र संघ की वह कौन सी संस्था है जो कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देती है? इनमें से संयुक्त राष्ट्र संघ की वह कौन सी संस्था है जो कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देती है? तो ऑप्शन है आपके सामने यूनेव, यूनिसेफ, यूनिडो, यूनेस्को। सभी लोग आंसर यहाँ पर करेंगे। इनमें से संयुक्त राष्ट्र संघ की वह कौन सी संस्था है जो कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देती है? तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी, यूनेस्को। डी आंसर जिन्होंने दिया है सभी का आंसर यहाँ पर सही होगा। यूनेस्को जो कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस यानी कि फ्रांस में। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना। संयुक्त राष्ट्र संघ की इस संस्था का गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, तो राइट आंसर डी, यूनेस्को हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अमृता कला वीथिका किस शहर में है? भदोही, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर। अमृता कला वीथिका ये किस शहर में है? आपको बताना है। अमृता कला वीथिका किस शहर में है? भदोही, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर। राइट आंसर यहाँ पर होगा, चलिए जिन्होंने बी आंसर दिया बिल्कुल सही हो जाएगा, गोरखपुर। अमृता कला वीथिका कहाँ है? तो ये गोरखपुर में है और ये गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग से संबंधित है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोरखपुर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वमेध यज्ञ के समय श्री राम ने किसकी स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण करवाया? दशरथ, सीता, हनुमान, लक्ष्मण। तो अश्वमेध यज्ञ के समय श्री राम जी ने किसकी स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण करवाया था? सभी आंसर यहाँ पर देंगे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सीता। सीता की स्वर्ण प्रतिमा बनवाई थी श्री राम जी ने। कब? अश्वमेध यज्ञ के समय। ठीक है, राइट आंसर बी। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध चित्रकार ने हिमालय चित्रित किया? ऑप्शन है सतीश गुजराल, सूजा, बेंद्रे, निकोलस रोरिक। हिमालय जो चित्र है इसको चित्रित करने वाले चित्रकार कौन है? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, निकोलस रोरिक। तो डी आंसर जिन्होंने किया बिल्कुल सही होगा, निकोलस रोरिक, जो कि रूस के चित्रकार हैं और ये अपने जीवन के 20 वर्ष इन्होंने कहाँ बिताए? कुल्लू घाटी में व्यतीत किया। ठीक है, और यहीं पर रहकर उन्होंने प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने हिमालय का भी चित्र बनाया है। ठीक है, और रोरिक जो है ये महर्षि के नाम से प्रसिद्ध थे। तो याद रखिएगा, निकोलस रोरिक महर्षि के नाम से भी फेमस रहे। ठीक है, महर्षि के नाम से ये प्रसिद्ध थे। निकोलस रोरिक के सम्मान में 1929 में अमेरिका में 29 मंजिला भवन बनाया गया है। ठीक है, और कुल्लू घाटी के गांव गग्गर में, ठीक है, नग्गर, कुल्लू घाटी में एक गांव है नग्गर।
ठीक, यहाँ पर क्या बनाया गया है, रोरिक संग्रहालय, रोरिक संग्रहालय। तो रोरिक संग्रहालय कहाँ पर है, ये है कुल्लू घाटी के एक गांव में। और रोरिक जो थे, निकोलस रोरिक, ये किस नाम से प्रसिद्ध थे, तो याद रखेंगे महर्षि के नाम से प्रसिद्ध थे। साथ ही 29 मंजिला भवन निकोलस रोरिक के सम्मान में 1929 में, याद रखिएगा 1929 में 29 मंजिला भवन बनाया गया था अमेरिका में। ठीक है, तो ये जानकारी थी। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है यहाँ पर, हिमालय पर्वत के चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल राइट आंसर जानते हैं, ऑप्शन बी निकोलस रोरिक, इन्होंने ही हिमालय पर्वत का चित्र बनाया है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद जाकिर हुसैन तबला, श्रीमती एन राजन वायलिन, श्री अमजद अली खान सितार, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी। तो यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जिन्होंने दिया बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी। उस्ताद जाकिर हुसैन जो है ये तबला वादक रहे, श्रीमती एन राजन वायलिन वादक और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक। लेकिन अगर अमजद अली खां की बात करें तो ये सितार वादक नहीं है बल्कि सरोद वादक हैं। क्या है, सरोद वादक। ठीक है, तो अमजद अली खां जो है ये सरोद वादक हैं, बाकी आपके तीनों सही हैं और यही आपसे पूछा गया है कौन सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ध्यान देंगे, मिलान वाला ही प्रश्न है। तो यहाँ पर भी आपसे नॉट का पूछा गया है, निम्न में से कौन सही मिलान नहीं है। ध्यान से देखेंगे, मंसूर जो कि पक्षी और पशु के चित्रकार, रामदास गढ़वाल शैली के प्रणेता, मनोहर रामायण आधारित चित्र के चित्रकार, कुशन लाल समुद्र के चित्रकार। तो ध्यान से यहाँ पर ऑप्शन, इस तरह के प्रश्नों को आपको एग्जाम में भी बहुत ही ध्यान से देखना होगा और आंसर करना होगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामदास गढ़वाल शैली के प्रणेता। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं मंसूर जो कि पक्षी और पशु के चित्रकार हैं, तो ये तो आपका सही है। यहाँ पर मनोहर जो है ये रामायण आधारित चित्रों के चित्रकार हैं। ठीक है, और कुशन लाल समुद्र के चित्रकार, तो ये भी आपका सही है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कौन सही मिलान नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, रामदास गढ़वाल शैली के प्रणेता यहाँ पर बताया गया है। जबकि रामदास जो है ये मुगल काल अकबर काल के चित्रकार हैं और इनके नाम तैमूरनामा के चित्र रणथंभौर किले की घेराबंदी करने वाला चित्र पाया जाता है। ठीक है, रणथंभौर किले की घेराबंदी, ये जो चित्र है ये किसने बनाया था, रामदास ने बनाया था। ठीक है, और गढ़वाल शैली के प्रणेता की बात करें तो वो आपके हो जाएंगे मूलाराम। याद रखिएगा, गढ़वाल शैली के प्रणेता मूलाराम थे, रामदास नहीं। तो इस प्रश्न को यहाँ पर राइट आंसर बी, जिन्होंने दिया बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्कनी शैली मूलतः कहाँ केंद्रित थी। ऑप्शन है बंगलौर, बड़ौदा, कोयम्बटूर, बीजापुर। तो दक्कनी शैली मूलतः कहाँ केंद्रित थी, आंसर देंगे बेंगलोर, बड़ौदा, कोयम्बटूर, बीजापुर। दक्कनी शैली जिसका मुख्य केंद्र कहाँ था, बीजापुर। तो ये आपसे पूछा गया है मूलतः ये कहाँ केंद्रित थी, तो राइट आंसर भी आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, बीजापुर। ठीक है,
डी आंसर जिन्होंने दिया बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवधि की पेंटिंग चित्रकला में पहली बार फूल पत्तियों और पौधों को चित्रित किया गया था? ऑप्शन है मुगल सल्तनत, गुप्त काल, दिल्ली सल्तनत, मौर्य काल। चलिए आंसर करेंगे। किस अवधि की पेंटिंग चित्रकला में पहली बार फूल पत्तियों और पौधों को चित्रित किया गया था? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है यहाँ पर, पल्लव कला के अंतर्गत किन कला केंद्रों का विकास हुआ? ऑप्शन है खजुराहो, एलोरा, महाबलीपुरम, लिंगराज मंदिर। पल्लव कला के अंतर्गत किन कला केंद्रों का विकास हुआ? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाबलीपुरम। सी आंसर सभी का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है यहाँ पर, लिंगराज मंदिर कहाँ है? दिलवाड़ा, माउंट आबू, ओसियान, भुवनेश्वर, कांचीपुरम। तो अभी मैंने थोड़े दिन पहले शॉर्ट वीडियो में दिया था मंदिर के विषय में, लिंगराज मंदिर और साथ में आपका महाबलीपुरम का जो मंदिर है, तो आप लोग देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है। तो लिंगराज मंदिर कहाँ पर है, इस प्रश्न का उत्तर देंगे। लिंगराज मंदिर जो है ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। तो इसका जो निर्माण है सोम वंश के राजाओं ने करवाया था और लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का मुख्य मंदिर है। ठीक है, और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, याद रखिएगा। लिंगराज मंदिर जो है ये भगवान शिव को समर्पित है। साथ ही लिंगराज मंदिर का जो शिखर है ये भारतीय मंदिरों के शिखरों के विकास का प्रारंभिक अवस्था का शिखर भी माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सी आंसर सभी का यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, चंबा किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? रुमालों का कार्य, पट्टचित्र, लघु चित्र या फिर कागज पर बने चित्र। चंबा जो है किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? आंसर करेंगे यहाँ पर। चंबा हिमालय प्रदेश जो कि दूध और शहद की घाटी के नाम से विख्यात है, दूध और शहद की घाटी के नाम से विख्यात मंदिरों, घास के मैदानों, नदियों, पेंटिंग और उसी के साथ साथ रुमाल और झील के लिए भी फेमस रहा। तो चंबा जो है यहाँ पर किस कार्य के लिए फेमस है? यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रुमालों का कार्य। और ये जो रुमाल थे, रुमालों पर की जाने वाली जो कढ़ाई थी उसे क्या कहते हैं? तो इसको भी आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। कसीदाकारी, क्या कहते हैं? कसीदाकारी। रुमालों पर की जाने वाली जो कढ़ाई है क्या कहलाती है? कसीदाकारी। ठीक है, और ये जो रुमाल है दुल्हन के दहेज का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। तो यहाँ पर सूती या रेशमी रुमाल पर धागे से दोनों तरफ कढ़ाई की जाती थी। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, रुमालों का कार्य। सभी का ए आंसर सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वह कौन सा स्थान है जो कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है? कांचीपुरम, फिरोजाबाद, तंजौर या फिर फैजाबाद। वह कौन सा स्थान है जो कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है?
आंसर करेंगे यहाँ पर। कांच पर चित्रकारी के लिए कौन सा स्थान फेमस है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तंजौर। तंजौर चित्रकारी की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो है वहाँ की बेहतरीन रंग सज्जा, साथ ही रत्नों और कांच से गढ़े हुए सुंदर आभूषणों की सजावट। ठीक है, तो चोल साम्राज्य के शासन काल में ये जो संस्कृति थी काफ़ी विकसित हुई थी, ऊंचाई पर पहुंची थी। तो याद रखिएगा, कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध रहा है तंजौर। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी के सामने ध्यान देंगे, मंडी शैली का सबसे प्राचीन उपलब्ध चित्र है। तो कौन सा चित्र है? राजा केशव सेन का रूप चित्र, बारहमासा, या फिर रागमाला, या फिर त्रिपुर सुंदरी। तो मंडी शैली का सबसे प्राचीन उपलब्ध चित्र इनमें से कौन सा है? यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग बताएंगे। मंडी शैली का सबसे प्राचीन उपलब्ध चित्र कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजा केशव सेन का रूप चित्र। ठीक है, तो मंडी शैली का सबसे प्राचीन उपलब्ध चित्र है राजा केशव सेन का रूप चित्र। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। और ये मंडी में कपूरगिरी नामक चित्रकार द्वारा बनाई गई सचित्र रामायण की एक प्रति जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। ये भी ध्यान रखेंगे कि मंडी शैली में कपूरगिरी नाम के चित्रकार ने बनाया था सचित्र रामायण बनाया था सचित्र। तो उसकी जो एक प्रति है वो कहाँ पर है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। साथ ही मंडी शैली में कृष्ण चरित्र, दरबार, व्यक्ति चित्र, ये सभी मुख्य रूप से चित्रित हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, तंजावुर चित्रकला तमिलनाडु का मुख्य विषय है। तो क्या है यहाँ पर? ग्रामीण जीवन का चित्रण है, त्योहारों का चित्रण है, या फिर हिंदू देवी देवताओं का चित्रण, या पशु पक्षी चित्रण। तो इनमें से तंजावुर चित्रकला तमिलनाडु का मुख्य विषय क्या रहा? आंसर देंगे यहाँ पर। तंजावुर चित्रकला तमिलनाडु का मुख्य विषय क्या रहा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदू देवी देवताओं का चित्रण। सी आंसर सभी का यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्तिकला की उस शैली को क्या कहते हैं जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित रही? ऑप्शन है मथुरा, भरहुत, गांधार, मौर्य कालीन। मूर्तिकला की उस शैली को क्या कहते हैं जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित रही? प्रश्न का आंसर यहाँ पर देंगे आप लोग। तो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित रहने वाली मूर्तिकला की उस शैली को क्या कहते हैं? राइट आंसर यहाँ पर सी जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी, गांधार। ठीक है, तो गांधार कला का जो उद्भव है वो ग्रीको रोमन शैली से हुआ है। ठीक है, गांधार की जो मुख्य बौद्धिक शाखाएं हैं ये दूसरी शताब्दी में सर्वाधिक फैली, जो कि कनिष्क का शासन काल था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एतमाउद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा में, मथुरा में, दिल्ली में, इलाहाबाद में। एतमाउद्दौला का मकबरा कहाँ पर स्थित है? किसने बनवाया था एतमाउद्दौला का मकबरा? कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग। और ये कहाँ पर स्थित है ये भी बताएंगे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आगरा में। ठीक है, और किसने बनवाया था ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे।
अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क की मूर्ति किस काल की देन है? गुप्त काल, कुषाण काल, शुंग काल, मौर्य काल। कनिष्क की मूर्ति किस काल की देन है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, कुषाण काल। तो कनिष्क की मूर्ति जो है ये कुषाण काल की देन हो जाएगी। राइट आंसर बी, मथुरा शैली में बनी थी। ठीक है, और मथुरा में कनिष्क की एक विशाल खड़ी मूर्ति भी पाई गई है। ठीक है, जिसकी दाहिनी भुजा में गदा और बाएं में क्या है? तलवार। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ का धमेक स्तूप के निर्माणकर्ता शासक है? मौर्य, कुषाण, शुंग, गुप्त। सारनाथ में धमेक स्तूप जो कि सारनाथ में स्थित है, काफी वृहद है, बड़ा है। तो इसका जो निर्माण था वो मौर्य काल में हुआ था और ये एक बेलनाकार इमारत है। कैसी है? बेलनाकार। ठीक है, बेलनाकार इमारत है। तो इसका निर्माण कर्ता शासक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन ए, मौर्य। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस प्रदेश की चित्रित हवेलियां विख्यात हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। चित्रित हवेलियों की बात यहाँ पर है तो याद रखेंगे राजस्थान जो है ये शेखावटी क्षेत्र को हवेलियों की भूमि भी कहा जाता है। ठीक है, और शेखावटी को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेखावटी को भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी ही हो जाएगा, राजस्थान। डी आंसर सभी का सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ देखेंगे। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा के 4 मुख किसके प्रतीक हैं? 4 पुष्पों के, 4 देवताओं के, 4 वेदों के या फिर 4 मनुष्यों के? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 वेदों के। ब्रह्मा के 4 मुख किसके प्रतीक होंगे? 4 वेदों के। और वेदों की संख्या कितनी है? तो याद रखेंगे वेदों की संख्या है 4। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद। साथ में आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि वेदों का संकलन किसने किया था? तो वेदों का संकलन किया था वेद व्यास ने। किसने किया था? वेद व्यास ने। ठीक है, इसके अलावा आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि वैदिक साहित्य किस नाम से विख्यात है? तो याद रखेंगे ये श्रुति नाम से विख्यात है। वैदिक साहित्य है जो ये श्रुति नाम से विख्यात है। साथ में वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? तो याद रखेंगे वेदों की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। ठीक, एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? कई बार पूछा गया है। तो ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा। कौन सा? ऋग्वेद। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद। और अगर पूछा जाए सबसे बाद का वेद तो अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है ये आपका सबसे बाद का वेद होगा। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। इसके अलावा गद्य एवं पद्य वाला वेद अगर पूछा जाए तो यजुर्वेद। ठीक है, गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा होगा? यजुर्वेद हो जाएगा। साथ में आपसे एक प्रश्न किया जाता है कि भारतीय संगीत की चर्चा किस वेद में मिलती है? तो अथर्ववेद में। ठीक है, अथर्ववेद में ही भारतीय संगीत की चर्चा भी मिलती है। वेद के श्लोकों को क्या कहा जाता है? ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वेद के श्लोकों को क्या कहा जाता है। तो ये थे आज के प्रश्न और ये 20 प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। इसी तरह से कला सिलेक्शन सीरीज में जुड़ने के लिए आप लोग चैनल में अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को क्लिक कर लीजिएगा, तभी आपको डेली क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। यहाँ पर इसी तरह से सिलेक्टेड महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जा रहे हैं इस समय, जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। तो किसी भी आर्ट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सभी जगह ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और
वीडियो को यानी कि क्लास को सभी के साथ शेयर करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक करेंगे। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।